नमस्कार जैन का सब लोग साहब, आज हम लोग बात करेंगे कि क्या गोवा का जो चार्म है वो अब ख़त्म होता जा रहा है। अब ये वाला टॉपिक उठाने का मेरा मेन रीज़न ये था कि जब से दिल चाहता है आई थी 2001 में, मुझे याद है मैं 10 साल का था उस टाइम पे जब दिल चाहता है मूवी आई थी। एंड दिल चाहता है जो मूवी थी इतनी बड़ी कल्ट बन गई थी कि भाई मतलब हर किसी को गोवा जाना था। जो भी कॉलेज का ग्रुप होता था सबको ये था कि भाई गोवा का ट्रिप करना है, गोवा का ट्रिप करना है एंड ऑल दैट। एंड हम लोग ये चीज़ें देख के बड़े हुए हैं। एंड मैं आपको बताऊं, बहुत रेयरली ऐसा होता है कि किसी को मौका मिलता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक वो मीम भी है कि दोस्तों का गोवा का प्लान जो कभी भी फुलफिल नहीं होता, वो वाली बात। अब मैं उन लोगों में से हूँ जो थोड़ा सा लकी था कि उसको एक बार नहीं बल्कि दो बार गोवा जाने का मौका मिला फ्रेंड्स के साथ आफ्टर माई कॉलेज। तो कहीं ना कहीं मैं वो फीलिंग जो होती है गोवा जाने की, वो उन सब चीज़ों से मैं रिलेट कर पाता हूँ। देखिए, मैं एक बार गोवा गया हूँ 2017 में, एक बार गया हूँ 2018 में। तो लास्ट जब मैं गया था वो 2018 में गया था। एंड मैं आपको बताऊं, मेरे जो वो दोनों ट्रिप्स थे उसमें मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हुए हैं। इसके अलावा लास्ट ईयर ही मेरी फैमिली गोवा गई थी। मतलब मैं नहीं गया था बट मेरी जो और एक्सटेंडेड फैमिली है वो लोग गए थे, तो उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह मेरे को बताया गोवा से रिलेटेड। गोवा के साथ क्या हो रहा है, गोवा के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। एंड मैं इस वीडियो में 5 प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूँगा। एंड ये 5 ऐसी प्रॉब्लम्स है जो अब गोवा को धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ लेके जा रही है। ये ऐसी चीज़ें अगर टाइम पे करेक्ट नहीं करी गई तो गोवा एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है हिस्ट्री बुक्स में ही चला जाएगा। पहला पॉइंट होगा टैक्सी यूनियन। अब देखिए, टैक्सी यूनियन जो गोवा की है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ख़राब इन द सेंस कि एक तो वहाँ पे ड्राइवर्स बहुत सारे ऐसे मैंने देखे जो बहुत बदतमीज़ होते हैं। दूसरा क्या है, ओवर चार्जिंग बहुत है। पूरे इंडिया में मैं आपको बताऊँ सबसे ज़्यादा महंगी टैक्सी अगर आपको कहीं मिलेगी ना, वो गोवा में ही मिलती है आपको। हालांकि नो डाउट अबाउट दैट कि और भी जगह मिल सकते हैं, बट और जगह एडवांटेज क्या होता है, ओला उबर होती है, तो इस वजह से क्या होता है कि कंपटीशन रहता है। एंड मैं आपको बताऊं 2018 में जब मैं गया था ना, उसी समय पे मेरे जाने से कुछ दिन पहले वहाँ पे स्ट्राइक खत्म हुई थी टैक्सी की। एंड स्ट्राइक इस बात पे थी कि ओला एंड उबर की आने की बात हो रही थी गोवा में। तो वहाँ पे जो टैक्सी यूनियन थी उन्होंने स्ट्राइक कर दी थी कि हम ओला एंड उबर को आने नहीं देंगे। एंड जब तक ओला एंड उबर नहीं आती है गोवा में, तब तक वहाँ पे जो टैक्सी के जो रेट्स हैं वो स्टेबलाइज नहीं होंगे। एंड वो लोग फिर अनाप शनाप रेट्स आप लोगों से चार्ज करते हैं। एंड ये सबसे बड़ा रीज़न रहा है गोवा के पिछले कुछ सालों में डाउनफॉल का, एंड या फिर आप कह सकते हो क्रिटिसिज्म का। आज की डेट में आप सोशल मीडिया में चले जाओ, गोवा की टैक्सी के बारे में इतने क्रिटिसिज्म आपको मिलेंगे, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मतलब आपको 2 किलोमीटर दूर जाना है 500 रुपये, 3 किलोमीटर दूर जाना है 600 रुपये। हल्के फुल्के मतलब इतना ज़्यादा अंधी मचा दिया ना, इतना खून मुँह लग गया है वहाँ के टैक्सी ड्राइवरों को। मैं ये नहीं कहता कि सारे ऐसे हैं, बट जब पूरी टैक्सी यूनियन ही ऐसी है तो पूरे स्टेट को वो अफेक्ट करेगी ही। छोटा सा आपका स्टेट है, नॉर्थ गोवा साउथ गोवा के बीच में केवल 60-70 किलोमीटर का ही फ़र्क है। टूरिज़्म आपका मेन वो है, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। उसमें आप टैक्सी सर्विसेज इतनी महंगी रखोगे तो फिर जो टूरिस्ट है वो तो मतलब उसका तो मूड ऑफ होगा ही ना। दूसरा रीज़न होगा क्लेनिनेस। अब क्लेनिनेस जो है, पहले तो बोला जाता था कि गोवा में बहुत ज़्यादा क्लीन है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बीचेस बहुत साफ़ सुथरे हैं, ये है वो हैं। बट पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ वहाँ पे क्लेनिनेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। साफ़ सफाई जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। बीचेस पे आप देखो बियर की बोतलें पड़ी हैं या फिर कचरा पड़ा है, ये उनकी साफ़ सफाई ढंग से नहीं हो रही है, वो सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। उसके अलावा कूड़ा कभी इधर पड़ा है कभी उधर पड़ा है, पानी गंदा हो रहा है। मुझे याद है आज से 6 साल पहले जब मैं गया था तो बागा बीच पे ही पानी देख के मेरा मूड ऑफ हो गया था। मैंने कहा यार पानी इतना ज़्यादा ब्राउन क्यों है, क्या है क्या नहीं है। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं। तो इस वजह से भी क्या है कि भाई क्लीनलीनेस अगर नहीं होगी, एंड स्पेशली एट अ प्लेस लाइक गोवा, तो फिर आप वहाँ पे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि टूरिस्ट आएंगे। तीसरा रीज़न होगा एक्सपेंसिव होटल्स। अब मैंने टैक्सी की तो बात करी, बट यहाँ पे होटल्स भी बहुत महंगे हैं। फ़्लाइटें तो आपको एक बार को मिल जाती हैं, चलो 2-3 महीने पहले आप बुक करो तो फ़्लाइट आपको रीजनेबल मिल जाएंगे। बट होटल्स यहाँ पे इतने महंगे हो गए हैं। मतलब मैं आपको लिटरली एक बात बताऊँ, आज से 20 साल पहले की बात है, 2003 या 4 की बात है, जब मैं 10-12 साल का ही था, मेरी फैमिली ने डिसाइड करा हम गोवा जाएंगे। बट यू वोंट बिलीव, मलेशिया का टिकट हमें सस्ता मिल रहा था एंड गोवा का महंगा मिल रहा था, तो हम लोग मलेशिया घूमने गए। एंड ये चीज़ आज भी वैलिड है। आज भी अगर आप गोवा घूमने जाओ तो आपको गोवा महंगा ही पड़ेगा। आपको मलेशिया तो चलो अब थोड़ा सा गोवा के बराबर ही हो गया, बट थाईलैंड हो गया, फुकेट हो गया, बाली हो गया, ये या वियतनाम हो गया, ये सब जगह ऐसी हैं जो आज की डेट में ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, ज़्यादा रीज़नेबल हैं। मैं लास्ट ईयर बाली घूम कर आया, उससे पिछले साल मैं फुकेट घूम कर आया, थाईलैंड में 2-3 बार जा चुका हूँ, वियतनाम अभी मेरा हुआ नहीं है, बट मलेशिया सिंगापुर वगैरह मैंने कवर किया है। मैं आपको बताऊँ, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, या फिर फॉर दैट मैटर आप ये कह सकते हो कि सेंट्रल एशिया की कुछ कंट्रीज़ हैं, उज़्बेकिस्तान हो गई या कुछ है, ये ज़्यादा रीज़नेबल हैं, या फिर मॉरिशस फॉर दैट मैटर, ये ज़्यादा रीज़नेबल हैं एज़ कम्पेयर टू गोवा।
आप जो है मतलब वहाँ पे जो होटल के प्राइसेस हो गए, मतलब आज की डेट में अगर आपको किसी डिसेंट अच्छे 4 स्टार होटल में रुकना है, 10,000 पर नाइट से नीचे कोई होटल ही नहीं मिलता आपको, मतलब अगर आप सीज़न में जाओ तो जो एक्सपेंसिव होटल्स हैं वो और ज़्यादा आपकी एगनी को बढ़ा देते हैं। तो होटल्स हो गए, फिर टैक्सी भी महंगी, तो आप सोच सकते हो कि गोवा का जो ओवरऑल ट्रिप है वो इतना महंगा पड़ता है कि बाहर जाना लोगों को ज़्यादा सस्ता पड़ता है। फोर्थ पॉइंट होगा सेफ्टी। अब देखिए, बहुत सारे लोग ये बात बोलते थे कि साउथ इंडिया में जो है सेफ्टी ज़्यादा है एंड ऑल दैट, एंड मैंने ये चीज़ देखी भी है कि स्पेशली दिल्ली वालों को तो बहुत गालियाँ पड़ती हैं व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी। बट मैंने पिछले कुछ सालों में देखा है कि गोवा में भी सेफ्टी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है। बहुत सारे वहाँ पे इंसिडेंट्स वगैरह हुए हैं, लड़कियों को छेड़छाड़ करना या रेप केसेस या कुछ भी है, या फॉरेनर्स जो हैं उनको उनके साथ गलत बदसलूकी करना एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। एंड सेफ्टी अब ऐसी एक चीज़ हो गई है जो बहुत बड़ा कंसर्न बन गया है। सोशल मीडिया में आज की डेट में इतनी शिकायतें हैं गोवा को लेके कि गोवा की पुलिस भी उतना वो नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती, एंड मतलब कोई एक्शन नहीं लिया जाता। एंड जो वहाँ के जो लोग हैं, स्पेशली टैक्सी यूनियन हो गई या कुछ है, वो लोग भी ज़्यादा कुछ हेल्प नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें भी आ रही हैं। एंड जब सेफ्टी सिक्योरिटी अगर नहीं होगी ना, तो कोई भी टूरिस्ट स्पॉट जो है या तो वो एक्सेल नहीं कर सकता, या फिर अगर वो एक्सेल कर चुका है जैसे गोवा ने करा, तो वो बहुत जल्दी उसका डाउनफॉल आएगा, फिर वो बहुत तेज़ी से रिकवर नहीं कर पाएगा फिर। तो ये एक और रीज़न है जिसकी वजह से गोवा का जो चार्म है वो ख़त्म होता जा रहा है। फिफ्थ पॉइंट होगा वैल्यू फॉर मनी। अब देखिए क्या है, मैं जैसे फुकेट भी गया हूँ, बाली भी गया हूँ। आप जब बाली जाते हो, जैसे मैं बाली से ही कंपैरिजन करूँगा क्योंकि मैं लास्ट ईयर बाली होकर आया था। बाली का अगर आप 6 दिन का टूर करते हो या गोवा का आप 6 दिन का टूर करते हो, गोवा में आपकी वही मतलब पिछले 20 साल से वही आइटिनरी आपकी चल रही है, जिसमें आप वो एक बागा बीच चले गए, कैलिंगुट चले गए, कैंडोलिम चले गए, फिर आप फोर्ट अगवाडा चले गए, ये सब कुछ आपकी और साउथ गोवा में कुछ चर्चेस चले गए, कोलवा बीच चले गए, यही आपका आइटिनरी एक चल रही है। हाँ, कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो ज़्यादा बाहर एक्सप्लोर करना चाहते हैं स्कूटी वूटी पे, वो सब अपना एक्सप्लोर करते रहते हैं, बट यही एक आइटिनरी चल रही होती है। बाहर के जो देश है ना, वो अलग अलग चीज़ें ऑफर करते हैं। जैसे अगर आप बाली जाओ तो वहाँ पे एक आपको कॉफ़ी प्लांटेशंस पे लेके जाएंगे, एक बार आपको बीच पे लेके जाएंगे, एक बार आपको सी फूड का एक्सपीरियंस करवाएंगे, इसके अलावा आपको केबल कार का एक्सपीरियंस करवाएंगे, फिर आपको एक जगह है जहाँ पे स्विंग्स होती हैं, बहुत सारे बड़े बड़े झूले होते हैं, उनका एक्सपीरियंस करवाएंगे। तो इट इज़ अ वेरी मतलब यू कैन से इट इज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी। इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स हैं। वाटर स्पोर्ट्स में आप देखिए गोवा में मतलब हर किसी ने अपने वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी खोल ली है। कोई मतलब उसका वो जो लाइसेंसिंग होती है उसका कोई मतलब वो नहीं है, कोई डर नहीं है, कुछ वो नहीं है, कोई भी खोल लेता है। उसमें कोई ऊपर नीचे इंसिडेंट्स हो जाए तो उसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं है। एंड जब कोई नॉन क्वालिफाइड इंसान खोल लेता है तो इंसिडेंट्स बहुत होते हैं। एंड जब इंसिडेंट्स होते हैं तो उनकी कोई रिपोर्टिंग नहीं होती, कुछ नहीं होता, एंड फिर वो एक टूरिस्ट का जो एक्सपीरियंस है ना उसको ख़राब कर देता है। आप किसी भी गोवा के बीच में चले जाओ, आपको 10 तरीके के वाटर स्पोर्ट्स वाले मिल जाएंगे। सब अलग अलग एजेंसीज हैं, सब अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी कोई देख रहा है नहीं देख रहा, वाटर स्पोर्ट्स में आपको पता ही है बहुत सारे इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें भी है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखो बाली अगर आप जाओ या फिर आप फुकेट अगर आप जाओ, सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड होती हैं। सब एक मतलब लाइसेंस्ड वे में चलाया जाता है, सब एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाया जाता है। मतलब आपको कभी कभी लगेगा, जैसे मैं बाली गया था तो मेरा जो पैकेज था वो 90,000 रुपये पर पर्सन पड़ा था 6 नाइट्स का। वो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस देगा एज़ कम्पेयर टू 90,000 अगर आप 6 दिन का गोवा में स्पेंड करो तो। क्योंकि गोवा में क्या है, आपको पता है कि हाँ ये 4-5 जगह ये सब घुमाएंगे, दैट्स इट। बट बाली में क्या है, आपको अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं। अब मैंने तो केवल एक बाली के साथ कंपैरिजन करा है, अगर आप फुकेट के साथ भी कंपैरिजन करो तो भी आपको अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिल सकते हैं। जैसे फुकेट में क्या है, फुकेट में आप एक कराबी आइलैंड है 3 घंटा दूर, आप वहाँ जा सकते हो। फीफी आइलैंड है, वहाँ जा सकते हो। फिर फुकेट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं देखने वाली, वो कर सकते हो। वहाँ पे भी आप स्कूटी या 2 व्हीलर लेके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर कुछ और ऐसी जगह हैं आसपास, कुछ और छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पे भी वाटर स्पोर्ट्स है, वो सब आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं देखिए क्या है ना कि जो एक वैल्यू फॉर मनी होती है ना, कि 90,000 रुपये में मैं गोवा जा रहा हूँ, 90,000 रुपये में मैं बाली जा रहा हूँ, या फिर मैं फुकेट जा रहा हूँ। फुकेट का इनफैक्ट मेरा जो पैकेज था 6 नाइट्स का वो 54,000 का पड़ा था। तो आप सोच सकते हो कि अगर कोई इंसान बजट पे भी गोवा जा रहा है, जो उसको भी 50 से 60,000 रुपये पर पर्सन लगेंगे, तो अगर फुकेट जाए वो उसको ज़्यादा फीजिबल पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू गोवा जाने के। तो ये एक 5वां रीज़न है जिसकी वजह से जो आप पैसा पे कर रहे हो उसकी वैल्यू आपको गोवा में उतनी नहीं मिलती जितनी आपको बाहर के देशों में मिलती है। एंड मैं तो ये बात हमेशा हर किसी को कहता हूँ, मैं 3 बार थाईलैंड गया हूँ। थाईलैंड एक ऐसी जगह है जिसने मतलब वो कहते हैं ना, अपने आप को टेलर मेड बनाया उसने टूरिज़्म के लिए।
मतलब मैं पहली बार थाईलैंड 2002 में गया था, एंड उसके बाद 2018 में, फिर 2022 में। 3 बार जाने के बाद मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई, चाहे आप बैंकॉक जाओ, चाहे पटाया जाओ, चाहे आप फुकेट जाओ, आप एक चीज़ देखोगे कि उस पूरे देश में उन्होंने हर चीज़ टेलर मेड बना रखी है फॉर टूरिज़्म। आपको फ़्लाइट्स सस्ती मिलेंगी, आपको होटल्स अच्छे सस्ते मिलेंगे, उसके अलावा आपको मतलब रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, डाइवर्सिफाइड रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, शॉपिंग एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलेगा, बीच एक्सपीरियंसेस अच्छे मिलेंगे, वाटर स्पोर्ट्स अच्छे मिलेंगे, एंड अगर आप नाइट लाइफ के शौकीन हो तो पटाया में आपको नाइट लाइफ भी बहुत अच्छी मिलेगी। एंड हाँ, ऑब्वियसली आई नो कि थाईलैंड बहुत सारे लोग मसाज के लिए एंड सेक्स टूरिज्म के लिए भी जाते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा हॉटस्पॉट है वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है थाईलैंड एक ऐसी जगह है जो कि मतलब जिसने सारे वो काम करे जो टूरिज्म के लिए बेस्ट है। देखिए, मैंने दुनिया के 29 देश घूमे हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका टू यूरोप टू एशिया टू ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल। मैं एक चीज़ आपको बोल सकता हूँ, थाईलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसमें टूरिज्म के लिए जो कुछ चाहिए होता है वो सब कुछ आपको मिलता है। हाँ, नो डाउट अबाउट दैट कि वहाँ पे कभी कभी सेफ्टी इश्यूज भी होते हैं, बट यह है कि ओवरऑल देखा जाए तो थाईलैंड एक ऐसी जगह जिसने टूरिज़्म के पर्सपेक्टिव से अपने आप को अच्छी तरीके से डेवलप किया है, एंड वैसा ही डेवलपमेंट हमें हर एक टूरिस्ट स्पॉट पे चाहिए होता है। अब गोवा के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है वो यही हो रही है कि वो बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको इन 5 पॉइंट्स में आपको बताया। अब अगर इन पॉइंट्स को कंसिडर किया जाता है तो गोवा का टूरिज़्म जैसा पहले था वैसा का वैसा हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा फॉल हो गया है गोवा का टूरिज़्म जो है, या बहुत ज़्यादा गिर गया है, बट अब गिरावट की तरफ जा रहा है। एंड अगर कोई इंसान ऐसा है जो कि गोवा टूरिज़्म से या गोवा की गवर्नमेंट से रिलेटेड है जो इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मेरा मोटिव इस वीडियो को बनाने का ये नहीं है कि मैं गोवा की कमियां गिनवाऊं। मैं केवल इतना चाहता हूं कि गोवा एक ऐसा स्टेट है जो कि हमारे देश की जीडीपी में बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। टूरिज़्म जो है एक बहुत ऐसी चीज़ है जो कि जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, एंड गोवा इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स व्हेन इट कम्स टू टूरिज़्म इन इंडिया। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि जो गोवा की जो इंपॉर्टेंस है वो कभी भी ख़त्म हो। मैं चाहता हूँ कि गोवा जैसा वाइब्रेंट पहले था वैसे की तरह ही वाइब्रेंट दोबारा हो, एंड गोवा जो अपनी एक इमेज है जो उसकी बेस्ट टूरिस्ट प्लेस या पार्टी प्लेस कहो या फिर प्लेस फॉर मतलब बीचेस एंड एवरीथिंग, वो उसकी मेंटेन रहे। यही मेरा मेन मोटिव था इस वीडियो को बनाने का। इसके अलावा आपको और कुछ ऐड करना हो, कोई और आपके कमेंट्स हो या कोई और आपके एक्सपीरियंसेस हो गोवा को लेकर, अच्छे एक्सपीरियंसेस या ख़राब एक्सपीरियंसेस, कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना मेरे साथ। Like this video, share it with all your friends. Thank you for watching the video.